नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं राधिका सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है जो पत्रकारिता और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथी नितिन कुमार के साथ आज बातचीत के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह चंदेल। अरुण सिंह चंदेल एक जाने माने कॉलमिस्ट हैं और फोर्थ इंडिया प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ ही वे अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आज की इस खास बातचीत में हम उनसे देश की मौजूदा राजनीति, देश की सियासत और कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए रुख करते हैं अपने साथी नितिन कुमार की तरफ। जो इस पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी का छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन आप क्या है? क्यों आपने आम आदमी पार्टी छोड़ा? क्योंकि इस समय तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो। नितिन जी नमस्कार, सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार। और काफ़ी समय बाद आपके चैनल में हमें मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी आपके सभी टीम को, जिन्होंने हमें एक मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं थोड़ा शुरुआत करूँगा पीछे से। मैंने अपना ये छात्र नेतागिरी से शुरू करा था। मैंने एनएसयूआई में रहा। एनएसयूआई के बाद मैंने लोक शक्ति पार्टी ज्वाइन करी थी। लोक शक्ति के बाद मैं बुंदेलखंड विकास दल को लीड करा और बुंदेलखंड की राजनीति में मैं अच्छा सक्रिय था। उसी समय सांसद संजय सिंह से जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। ये सोच के करी थी कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में काम कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पे, अन्य मुद्दों पे काम कर रही है, जिसमें हम लोग चाहते हैं सक्रियता। उसमें एक ये भी था, मैंने उनसे कहा था कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए काम करें और बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए काम करें। उस समय तो उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। माननीय के अरविंद केजरीवाल जी से भी जब पार्टी बनी थी तब कहा था कि बुंदेलखंड में आए और कार्य करें, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली की राजनीति कर रहा हूँ, अभी नहीं आऊँगा और बुंदेलखंड की राजनीति से अभी मेरा कोई लेना देना उनके। तो उसके बाद जब ये सांसद जी संजय जी से मेरी मुलाकात हुई तो मेरा ये भी कहना था कि मैं बुंदेलखंड की राजनीति वो आए। खैर उन्होंने हमें प्रवक्ता का पद दिया और मैंने मतलब समझिए 2022 से लेके अभी 25 तक मैं आम आदमी पार्टी में रहा। और सांसद संजय सिंह जी ने बुंदेलखंड का मुद्दा नहीं उठाया। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तब उनको याद आया, तो भानु साहे जी के साथ दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैं छोटे राज्यों को पक्षधर हूँ। वहीं पे ये मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी में जब उत्तर प्रदेश में था तो छोड़ने के कुछ कारण थे। जब पार्टी का कठिन समय था तो मैं वहाँ था, मैंने तब नहीं छोड़ा। जब पार्टी कठिन समय था मैं साथ रहा, मैंने उनकी बात रखी, सारी चीज़ रखी। मैं दिल्ली गया, तिहाड़ जेल गया, उनके साथ रहा, बराबर से सब साथ रहा। मनीष सिसोदिया जी जब थे तो मैं ईडी कोर्ट गया, सांसद संजय सिंह थे, मैं ईडी कोर्ट वहाँ भी था। तिहाड़ जेल में मैं गया वहाँ उनका स्वागत करने के। जब वो छूटे मैं घर में दिल्ली की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में पूर्णतः सक्रिय था और सारे आंदोलनों में सारी जगह मैंने साथ दिया। मेरा ये कहना था कि बुंदेलखंड की राजनीति में उन्होंने कोई पदार्पण नहीं करा और मैंने ज्वाइन करा तो कायदे से बुंदेलखंड की राजनीति में हमें भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा, कोई बात नहीं। पर मेरा ये कहने का मतलब है जब वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ जाने लगे, समाजवादी पार्टी के साथ उनका लगातार रहा, तो हमने देखा जब ये पार्टी खुद स्वयं चुनाव लड़ सकती है, स्वयं सारी चीज कर सकती है, तो दूसरे के साथ जाना हमें ठीक नहीं लगा। और समाजवादी पार्टी की मान ली सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? मेन रूप से कुछ मुद्दे चीजें जो ऐसे चीजें थी जिनको मुझे ध्यान में रख के निर्णय लेना पड़ा। पहला कि संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर था और है, और जो पदाधिकारी थे उनमें जो भी जिसको महामंत्री या अध्यक्ष बनाया था उनकी पावर बहुत कम थी। उनके बाद इंडिपेंडेंट कार्य करने की क्षमता कम थी। एक ही चेहरा सांसद संजय सिंह का ही दिखता था पूरा उत्तर प्रदेश में। ये अच्छी बात है, और पर आप लीडर नहीं बनाओगे तो पार्टी कैसे उठेगी? और जो भी लोग उस समय कठिन दौर पे थे, मैंने बहुत लोगों को समझा के आम आदमी पार्टी में रोका और मेरे वजह से काफी लोग पार्टी में रुके रहे और कार्य करते रहे। पर हमारे माननीय सांसद जी को कम से कम एक दो साल ऐसे हो गए मेरी बात उनको सुनने का मौका ही नहीं लगा। मैंने बहुत प्रयास करा, उनके पीए द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो वरिष्ठ है, मैंने कोशिश करी कि अपनी बात रखें। और क्योंकि मेरे ऊपर भी दबाव था बुंदेलखंड के नेताओं का
कि जिस पार्टी जो भी पार्टी है वो कम से कम उस बुंदेलखंड राज्य बनाने के मुद्दे को अपने एजेंडे में ले। तो ये तय हुआ था जब मैं सन 2008 से सक्रिय राजनीति में उतरा बुंदेलखंड के, आम आदमी पार्टी के मुद्दे मतलब एजेंडे में बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग होनी चाहिए छोटे राज्यों में। तो इन्होंने वो चीजें नहीं रखी, और जब मैंने इस्तीफा दिया, उसमें बात लिखी और लगातार अपनी बात रखी, तब उन्होंने सक्रियता दिखाई, फिर अपने ही एक कार्यकर्ता को वहां सक्रिय करा बुंदेलखंड में कि जाओ, और वो भी आम आदमी पार्टी के नाम से नहीं, आप अपने वहां जाओ, अपना बनाओ, फिर देखते आगे, खुल के नहीं। लेकिन आप चंचल जी, लेकिन आप तो प्रदेश प्रवक्ता के रूप में थे वहाँ पे, और बड़ी पोस्ट थी वहाँ पे, डायरेक्ट आप संजय सिंह से डायरेक्ट बात कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, केजरीवाल जी से अपनी बात रख सकते थे। तो ये भी एक मौका था, आपने वहाँ शायद बात रखी, आपने क्या किया आपने उस समय? लेकिन जी बात सही है, बहुत बड़ा दफा संजय सिंह के पास समय नहीं रहता, तो अपनी बात रखो, लिखो, तो वो लिखने और सोशल मीडिया से अगर बात रखो तो थोड़ा सा उनको खराब लगता था। और मैंने बहुत कोशिश करी, केजरीवाल जी के पास तो मतलब जो कार्यकर्ता प्रदेश वाले हैं सब जा ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते हैं। केजरीवाल जी तो अब जाके फ्री हुए, उनके पास बात करना और चीज बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग रहने के बाद भी हम लोग मुलाकात कर पाए और अपनी बात नहीं रख पाते थे। अच्छा, लीडर हमारे संजय सिंह सांसद थे, उनको क्रॉस करके भी जाना एक खराब लगता था, और हमारा तो ये था कि भाई इनसे बात करें। तो उनमें कुछ ऐसे मुद्दे थे हमेशा लटके रहे, और उन्होंने भी नहीं समझा, शायद हमें लगता है राजनीतिक मर्डर करा जाता है, तो बुंदेलखंड का राजनीतिक मर्डर कर दिया शायद मेरा। पर बुंदेलखंड के लोग हमें प्यार करते हैं, वहाँ की जितने मतलब जो पार्टियां NGO हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, हमसे कहती हैं आप आइए, हम तो काम कर, वैसे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने छोड़ा भी था। और मैं पूरे प्रदेश में भी काम कर रहा था, मैं पार्टी की जो भी टाइमलाइन होती है उसको ध्यान करके पार्टी की बात रखता था लगातार। तो उसमें ये भी था, मैं प्रवक्ता के होने के साथ साथ उन्होंने क्या करा कि दो या तीन प्रवक्ता अच्छे थे जो उसमें लगातार चर्चा में रहते थे, और बाकी एक फौज थी जो मतलब चापलूसों की वो उनके साथ लगी रहती थी। एक ऐसे ही जो था जो कहते आप चाय ले आओ या कोई सामान लाने वाला उसको आप मुख्य वक्ता बनाओ, या ऐसे आदमी को बनाओ जिसको अकल ना हो, उसको यही समझ नहीं हो कौन किस कैडर का है, और ऐसे लोगों को जब आप लेके चलते हो ना तो आपको नुकसान होता है पार्टी। उत्तर प्रदेश में इसीलिए आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है कि वहाँ पे कार्य करने से ज्यादा चापलूसी वाली बातें जो करते हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। जो कर्मठ कार्यकर्ता है, आगे की रणनीति क्या है? अभी तो मैंने उसके बाद अखंड भारत विकास पार्टी ज्वाइन करी, मैं उसमें राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। उसका एजेंडा भ्रष्टाचार मिटाओ, डेवलपमेंट का है, और रिजर्वेशन में उनका है कि हम क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन में रखें, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जो UGC में जो भ्रांतियां फैली गई हैं उनको क्लियर करके वो UGC की भ्रांति हटा के वो आगे लागू हो। इस तरह के मुद्दे हैं उनके। गरीबों जो शोषित गरीब हैं उनको भी बराबर से लाने का है, भ्रष्टाचार हटाने का है, किसानों को जागरूक करके किसानों के हक में खड़े करने का है, और देश एक बनाने का है। अखंड भारत का सपना है। हमारे सरदार अवतार सिंह गिल और सत्येंद्र सिंह चौहान ये सब लीडर हैं जो बहुत पुराने हैं, 20 साल से उत्तर प्रदेश में सब जगह काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में कार्य कर रही है, चुनाव भी लड़ चुकी है और फिर लड़ने जा रही है। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो सब सर्व समाज और सारा जो हमारा है ना, जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विकास, इसको लेके मुद्दों को चल रही है। और ये पार्टी आने वाले समय में आपको दिखेगी, 27 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो पार्टियों जैसे जातिवाद वाली जो प्रथा चली आ रही है कि यादव, वो पार्टी यादव की है, वो SC ST की है, वो क्या कहते हैं मतलब मुस्लिम की है, तो इस तरह का इसमें कोई नहीं है। हम सबको लेके चलेंगे और हम सब सही विकास की डगर में चलेंगे। और जैसे आम आदमी पार्टी का मेन केंद्रित रहता है मोहम्मदन वोट, अब मुस्लिम वोट के पड़े तो सपा कटेगा। अगर सपा कहेगी आप मत लड़ो, तो ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा ये मुस्लिम वोट के दाएं बाएं घूमती है और ये आपस में एक दूसरे काटेगी। जब ये काटेगी तो ये लोग कहाँ से सत्ता में आ जाएंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो ये बात इनको सोचनी पड़ेगी। खैर, मेरी तो अपनी पार्टी है, मैं अपने सभी उसको लेके चल रहा हूँ
और जी, अभी मौजूदा समय में जो एलपीजी गैस और तेल की जो किल्लत इस समय चल रहा है, उस पे आपकी पार्टी और आपका क्या उस पे स्टैंड है? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वास्तव में जिस तरीके से हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बोल रहे हैं सब चंगा-सी, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि सब ठीक है? क्या कहते हैं इस चीज़ को आप? नितिन जी देखिए, देश में हर समय एक बड़ी समस्या आके खड़ी होती है और ये भारतीय जनता पार्टी के समय देश में ऐसे ऐसे संकट खड़े हुए हैं जिससे जनता में नोटबंदी भी रही है, नोटबंदी पे हाँ। लोग लाइन पे लगाए। अब आपका सिलेंडर, ये देखिए एलपीजी बंदी हो गई। आप देखिए 6-6 घंटे लोग लाइन पे लगे हुए हैं सिलेंडर के लिए। तो इस पे क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? जी लेकिन निधि सच है, नोटबंदी में आपने देखा कितना कष्ट जनता ने झेला, कोरोना में कितना कष्ट झेला। अब ये जो गैस की जो त्राही है, गैस की कमी है, पेट्रोल कमी है, ये देखिए सरकार को मालूम था कि युद्ध हो गया है, ईरान इराक उधर चल रहा है, अमेरिका भी लगा है, सारे खाड़ी देशों में मिसाइलें लगी हुई हैं, तो तेल आना मुश्किल होगा, गैस आना मुश्किल होगा। तो सरकार की नीति रहनी चाहिए पहले से ही कि हम इतना भंडारण ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि देश में गैस और पेट्रोल की कमी ना हो। उन्होंने स्टेप लेट उठाए। आज ये हालत है कि पूरे देश में लाइन लगी है और लोगों घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इंडक्शन का रेट बढ़ गया है और जो मिट्टी का तेल था वो भी खत्म हो रहा है, लकड़ी खत्म हो रही है। सच्चाई है। देखिए वो कहेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है तो सिलेंडर बुक क्यों नहीं हो रहा है? आप मिस कॉल देखिए, सब बंद कर दिया था मैंने खुद देखा। मिस कॉल नहीं, मतलब सिलेंडर बुक नहीं हो रहा था, वेबसाइट से बुक नहीं हो रहा था, व्हाट्सएप से नहीं हो रहा था, कहीं से कुछ। जो बुक हो रहे हैं उन्हें 25 दिन का आ रहा है कि 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। ये मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारा। आज लोग लाइनें लग रही हैं, लोग जा रहे हैं, कह रहे जिसके घर में सिलेंडर नहीं, बच्चा है, बूढ़ा है, वो तो लाइन बेचारा जाके लेगा ही लेगा। और बिजली के रेट जानते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य जगहों बिजली के रेट बहुत है। अगर बिजली का उपयोग कर लेगा तो भी उसके इतना मतलब महंगाई में कहाँ कैसे करेगा। दूसरी चीज, बहुत सी औरतें ऐसी जो इंडक्शन चीजों में कार्य नहीं करती हैं, तो उनको भी दिक्कत है। ये सच में परिवार में संकट है, परिवारों में लड़ाई हो रही है। अभी ही कोई हमने पढ़ा था कहीं ऐसे न्यूज में कि सिलेंडर को लेके मतलब उस लेडी को मारा पीटा गया। उसने कहा सिलेंडर भराओ ले, उसमें मारा पीटा और झगड़े हो रहे हैं, घर घर में झगड़े हो रहे हैं सिलेंडर को लेकर। पर सरकार कह रही सब ठीक है। अगर ठीक है तो डीएम अपना नंबर क्यों दे रहा? खाद कह रहा मेरा नंबर है, बताइए। वो नंबर नहीं उठते, आप मिलाइए, नंबर नहीं उठते। और अगर ये हालत है, अगर आप ज्यादा उतर जाएंगे तो आपको कहो पता नहीं कौन राष्ट्रद्रोह बता दे। सिलेंडर लेने जा रहे हो, बच्चे के घर के दूध के लिए आप राष्ट्रद्रोह में मतलब आपको बंद कर दें। ये अजीब सा देश हो गया है कि अपने कार्य करने के लिए वो राष्ट्रद्रोह दुनिया भर की चीजें लग जाती है। बहुत ये किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बड़ा कठिन समय है। सब विपक्ष राज्यसभा सदन में उठा रहा है, सारा विपक्ष उठा रहा है। क्या दिख नहीं रहा? कह रहे विपक्ष का, अरे जो सच है विपक्ष उठा तो रहा बातें, और आप कह रहे हो कि नहीं देश में सब संकट नहीं है। संकट नहीं होता तो क्यों बात उठाता? सारे अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया सब भरा पड़ा है। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग घर में खुद देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं सिलेंडर नहीं है और हम लोग कैसे चाय वाय बना कैसे अपना चला रहे हैं। आप समझिए, सच्चाई तो सच है, कितना छुपाएंगे लोग। तो इनको कुछ करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ये सड़क में अगर पूरी जनता उतर गई तो बहुत मुश्किल है, फिर तो बचाना मतलब फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। इस समय की पाबंदी है, समय हमारे पास इतना ही है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने बेबाकी से अपनी राय रखी।